तो बात करते हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की। एक मस्जिद में एक भयानक धमाका होता है और उसके ठीक बाद आप जानते हैं शुरू हो जाता है बयानों और दावों का एक ऐसा सिलसिला कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज इसी घटना को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो खदीजा अल कुबरा मस्जिद पर जो ये हमला हुआ, इसमें शुरुआती खबरों के हिसाब से कम 36 लोगों की जान चली गई। सोचिए, सिर्फ एक आंकड़ा, लेकिन ये हमें सीधे सीधे उस त्रासदी की गहराई का एहसास कराता है। और देखिए, ये जो 36 का आंकड़ा है, ये वहां मौजूद किसी के लिए सिर्फ नंबर नहीं था, ये एक जीती जागती हकीकत थी। और ये गुस्सा, ये दर्द इन शब्दों में साफ झलकता है। ये शब्द किसी ऐसे इंसान के हैं जिसने उस खौफ को अपनी आंखों से देखा है, उसे महसूस किया है। लेकिन इस पूरी मानवीय त्रासदी पर ठीक से शोक मनाने का वक्त भी नहीं मिला कि कहानी ने एक सियासी मोड़ ले लिया। मतलब जांच शुरू भी नहीं हुई थी और उंगलियां उठने लगी, इल्जामों का पूरा खेल शुरू हो गया था। और ये उंगलियां उठाई किसने? सीधा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने। हमले के बस कुछ ही घंटे हुए थे और उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा सीधा दावा कर दिया गया, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी सबूत के। और यही बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है। एक तरफ इतना संगीन इल्जाम और दूसरी तरफ सबूत के नाम पर बिल्कुल जीरो। ये जो दावा था और जो हकीकत थी, उसके बीच की खाई यहीं से साफ दिखने लगती है। तो अब तक तो कहानी बिल्कुल सीधी लग रही थी, है ना? एक हमला हुआ और झट से एक मुल्क पर इल्जाम मढ़ दिया गया। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। बहुत जल्द इस पूरी कहानी में ऐसे ऐसे मोड़ आने वाले थे जो इसे पूरी तरह से उलझा कर रख देंगे। जाहिर है, जवाब आने में देर नहीं लगनी थी। भारत ने इन सारे इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया, साफ साफ कहा कि ये निराधार भी हैं और व्यर्थ भी। तो अब मैदान में दो बिल्कुल अलग अलग, एक दूसरे से टकराती हुई कहानियां थी। पर कहानी सिर्फ इन दो किरदारों की नहीं थी। एक तीसरा किरदार भी एंट्री लेने वाला था। कुछ ही घंटों के बाद एक ऐसी जगह से एक दावा सामने आया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी, और इस दावे ने पूरे मामले का रुख ही मोड़ कर रख दिया। तो सवाल ये है कि ये दावा आखिर था किसका? खैर, इसे समझने के लिए पहले इस्लामिक स्टेट इन पाकिस्तान यानी ISP को जानना जरूरी है। ये असल में दाइश से जुड़ा एक सुन्नी आतंकी गुट है और इनका एक पुराना पैटर्न रहा है, पाकिस्तान के शिया अल्पसंख्यकों पर हमला करो और सांप्रदायिक आग भड़काओ। और देखिए, हुआ भी बिल्कुल वहीं। ISP ने अपनी न्यूज़ एजेंसी अमाक के जरिए इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ले ली। अब सोचिए, ये एक ऐसा दावा था जो पाकिस्तानी सरकार के इल्जामों से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। तो एक तरफ तो ये सियासी बयानबाजी चल रही थी, इल्जाम जवाब, और दूसरी तरफ जमीन पर जांच एजेंसियां चुपचाप अपना काम कर रही थीं। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि उनकी जांच में क्या क्या निकलकर सामने आया। तो जांच से जो तस्वीर सामने आई वो कुछ ऐसी थी। सबसे पहले हमलावर की पहचान हुई, पेशावर का रहने वाला 32 साल का यासिर। फिर अधिकारियों ने बताया कि उसने अफगानिस्तान में 5 महीने की ट्रेनिंग ली थी। इसी के आधार पर 4 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया। और इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड, उसे भी IS से जुड़ा एक अफगान नागरिक बताया गया। तो कुल मिलाकर ये हैं इस जांच के मुख्य किरदार: हमलावर यासिर, एक अफगान मास्टरमाइंड, और वो 4 लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया। जब आप इन सब कड़ियों को जोड़ते हैं तो जांच किस दिशा में जा रही थी ये साफ नजर आने लगता है। तो अब देखिए, हमारे सामने 3 अलग अलग चीजें हैं। 1, पाकिस्तान का वो शुरुआती आरोप, 2, IS का जिम्मेदारी लेना, और 3, जांच से निकले हुए तथ्य। और इन तीनों के बीच जो ये गैप है, जो ये फासला है, यही हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। और वो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये दूरी क्यों? पाकिस्तान सरकार ने बिना किसी सबूत के इतनी जल्दी भारत और अफगानिस्तान पर आरोप क्यों लगा दिया, जबकि जमीनी हकीकत वो तो किसी और ही तरफ इशारा कर रही थी? इस सवाल का जवाब शायद इन कुछ बातों को जोड़ने से मिल सकता है। जैसे भारत का तर्क था कि पाकिस्तान अपनी घर की बीमारियों यानी अपनी अंदरूनी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहा है। फिर ये भी देखिए कि IS का पाकिस्तान में शियाओं को निशाना बनाने का एक पुराना इतिहास रहा है। ये भी एक तथ्य है कि 2008 के बाद इस्लामाबाद में ये सबसे बड़ा हमला था, और ये सब हो रहा था एक ऐसे वक्त पर जब पूरे पाकिस्तान में आतंकी हिंसा फिर से बढ़ रही थी।
लेकिन जानते हैं, इन तमाम सियासी दांव पेचों और जांच की गहराइयों के बीच कहानी घूम फिरकर वहीं आ जाती है, आम लोगों की चिंता पर। जैसा कि एक चश्मदीद ने कहा, अगर राजधानी का ये हाल है तो बाकी शहरों का क्या होगा? ये वो डर है, वो सवाल है जो ऐसे हमलों के बाद आम लोगों के जहन में घर कर जाता है। तो इस्लामाबाद बमबारी की ये कहानी सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं रह जाती। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी त्रासदी के बाद जानकारी का ऐसा तूफान उठता है जहां सच और झूठ सब आपस में गड़मड़ हो जाते हैं, तो फिर हकीकत को, असली सच्चाई को कैसे ढूंढा जाए।